हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हुए हैं, जो कि ग्लोबल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है ईरान और इजराइल अमेरिकन वॉर में। ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर को इलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसका नाम जाहिर नहीं कर रहे। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है ईरान की तरफ से कि उन्होंने बहुत सारे अमेरिकन जो है पर्सनल जो फौजी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया है और बहुत सारों को मार भी डाला है। इस सारे के ऊपर आज हम जानकारी लेंगे मेजर जनरल सुधाकर जी से। थैंक यू डॉक्टर मिर्जा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। जहाँ तक ईरान की बात है, बैकग्राउंड में ज़्यादा ना जाके हमें सिर्फ जो बॉल पार्क पॉइंट्स वो टच करना निहायत ज़रूरी है। वो है कि 1947-48 के बाद मल्टीपल टाइमलाइन में उनकी लड़ाई हुई है। 47-48, उसके बाद आप 56 पे आ जाइए, फिर आपका 67 जो मेजर टाइमलाइन है, 67-73 यम कपूर वॉर, उसके बाद आप आ जाइए इंतिफादा 1, इंतिफादा 2। इंतिफादा 1 वाज 1987, बर्थ ऑफ हिजबुल्लाह, बर्थ ऑफ हमास, एंड फिर आप ओस्लो एग्रीमेंट। मोटा मोटा टच कर रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि ये पीस एग्रीमेंट या जो भी कुछ हो रहा है, ये शुरू का जो बुनियादी लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ म्यूचुअल non acceptance of the principles based on which the two nation theory was supposed to have been created and accepted. And Oslo's agreement 1993, टू नेशन थ्योरी में आपकी बात नहीं समझा यहाँ। टू नेशन थ्योरी, क्योंकि ये अगर इजराइल और ईरान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, ये वही है, एक देश है जो उभर के आ रहा है, वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है टू नेशन थ्योरी को, इसी को चैलेंज करने के लिए पैलेस्टीनियंस का घर होना चाहिए। और जिसका टू स्टेट थ्योरी, ईरान टू स्टेट थ्योरी, पैलेस्टाइन एंड इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। ये ईरान के साथ जो लड़ाई है, ये कारण है। ईरान शुरू से ही बोलते आ रहा है कि टू नेशन थ्योरी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ज्यादातर वो पैलेस्टाइन स्टेट के बारे में वो ज्यादा जोर लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि ये उम्मा की जो कंटेस्टेशन है इस्लामिक वर्ल्ड में, इनका सुप्रीमेसी दिखाने के लिए जो टर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक इनविजिबल एक लड़ाई चल रही है, वो है कि इस्लामिक रिपब्लिक में ये शियाइट डोमिनेटेड होने के बावजूद फिर भी ये हमास को इमोशनल, मटेरियल एंड इंस्पिरेशनल सपोर्ट देते आ रहे हैं। हमास एक सुन्नी डोमिनेटेड मुस्लिम है और ईरान एक शिया डोमिनेटेड एक स्टेट है या नेशन है। इसके बावजूद भी वो सपोर्ट करते आ रहे हैं अपना बड़ापन दिखाने के लिए या डोमिनेंस दिखाने के लिए। और उसके बाद ओस्लो एग्रीमेंट में ये भी हुआ था कि उसमें राबिन साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन 93 में साइन हुआ, 94 में उनकी मर्डर हो गई। यही थे नेतान्याहू उस समय लीडर, इन्हीं के ही प्रोवोकेशन पे जिसने मारा था जाके, वो मारे गए थे। और जो भी इनिशिएटिव लेके आए हैं इसका इजराइल और इस मसले को सुलझाने के लिए, जो इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन की तरफ से 1947-48 में लेके आए थे, उनका भी एक एनवॉय थे यूनाइटेड नेशन का, उनका भी मर्डर हुआ। असैसिनेशन, रादर बेटर लैंग्वेज, असैसिनेशन। तो ये चलती गई। फिर उसके बाद सबको मालूम है क्या हो रहा है अभी 2000 से लेके अभी तक, एंड पर्टिकुलरली जो टाइमलाइन लेंगे आपका 2023 से लेके अभी तक। लेकिन अगर ईरान की तरफ से देखते हैं ये टाइमलाइन, थोड़ा सा वेरी क्विक रिफ्लेक्शन, 1979 रेवोल्यूशन, उससे पहले जो शाह डायनेस्टी थी वो एलाई थे यूएसए का, और यूएसए के साथ उनका थोड़ा सा जो संपर्क, जो रिलेशनशिप, ये सार होने लगा, क्योंकि ये 1977 और 78 में ये जितने ऑयल फील्ड्स थे उनको नेशनलाइज करने लगे, वो मॉडर्न ईरान बनाना चाहते थे। और साथ ही विमेन एम्पावरमेंट, उस समय ये ओपन मीडिया में अभी तक चर्चा नहीं हो रही है, उन्होंने जो रिलीफ को बुलाए थे फ्रांस से,
उनके मन के अंदर ये था कि ये एक आदमी है जो जाके वेस्टर्न अलायंसेस या वेस्टर्न प्रिंसिपल्स को मध्य नजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देने का काफी गुंजाइश और होप रखे थे, लेकिन वो आते ही पहुंचते ही देखे कि जो इस्लामिक लीडर हैं उनको ये जमाने ही वुमेन एम्पावरमेंट वो जो काइंड ऑफ एक्सट्रीम काइंड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल पे आधार पर वो बढ़ती जा रही थी। तो ये एक चीज है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इस्लाम के खिलाफ ये जो प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर काफी ही केम डाउन वेरी हेवीली, एंड दैट एक्चुअली टर्न द एंटायर द फ्रंट लाइन ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। सो डिफरेंस इन ओपिनियन जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, सैंक्शंस इम्पोज होने लगे। सैंक्शन इम्पोज होते ही ईरान ने समझ गया कि भाई अभी उनका जीना बड़ा मुश्किल है जब तक वो इंडिजिनाइजेशन के ऊपर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये एक देश है रेस्ट्रिक्शन और सैंक्शन की बावजूद ये अपना बढ़ चढ़कर अपना इंडिजिनेशन को प्रमोट किए हैं। बहुत कम देश है जो उनको मदद किया है। 84-85 से उन्होंने मिसाइल प्रोडक्शन शुरू किया और उनका एक ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि एक महीने में 30 मिसाइल बनाएंगे और एक साल में 3600। ये उत्थान पतन चलते रहा। 80 से 88 ये इराक ईरान वार हुई और उसके बाद काफी भी गल्फ वॉर 1, 2 इस तरह बहुत कुछ हुए हैं। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इसमें भी ईरान का काफी ये हुआ था, दबाव में आए थे और उसका ऑयल के ऊपर पूरा एम्बार्गो हो गया। भारत के ऊपर जो असर पड़ा था इसी के दौरान 2007 से भारत के ऊपर जो जबरदस्ती प्रेशर डाला गया। हम 17.5% ऑयल लाया करते थे ईरान से 2007 को, और क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस इंपोज हुए तो भारत का धीरे धीरे 2017 तक ये कम होते होते 0% हो गया था ईरान से। आज के दिन में ईरान के साथ ना के बराबर हमारा कोई ट्रेड नहीं चल रहा है, ना तेल ले रहे ना कुछ कर रहे हैं। बट चाबार पोर्ट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है INTC जो कहते हैं, इट होल्ड्स इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है। 13 देश इसमें मेंबर है, रेटिफाई कर रखे हैं। उसका काफी मान्यता रहता है अभी भी जियोपॉलिटिकल एंगल से और जियो इकोनॉमिक्स जियो स्ट्रेटेजी एंगल से चाइना को एक काउंटर पोज करने के लिए, प्लस हमारा कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है इससे। तो ये सारे चीजों को अगर व्याख्या करके देखेंगे, ये जो ईरान का टाइमलाइन मैं कह रहा हूँ 79 to 80s और उसके बाद उनका जो 90s से स्टार्ट हुआ, अगर गिनती करेंगे शुरू में 90s बिगिनिंग से लेके दिसंबर 2025 तक, ये जो मिसाइल कैपेबिलिटी जो सर्च कैपेबिलिटी उसको कहा जाता है कि लड़ाई जब शुरू हो जाती है इतने पाबंदी के बावजूद जो डिफेंस इंडस्ट्री का जो नेटवर्क होता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जोन की डिमांड फुलफिल कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे यही समझना निहायत जरूरी है। ईरान के ऊपर इतना सब कुछ प्रेशर के बावजूद और रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन के बावजूद लड़ाई के माहौल में मिसाइल बनाने का कैपेबिलिटी उनका एक महीने में अभी भी बरकरार रहता है। मेरे रिसर्च के मुताबिक वो 30 मिसाइल पर मंथ और 3600 मिसाइल पर ईयर। अगर आप 1990 से लेके दिसंबर 2025 तक गिनती करते हैं, ये आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 35 साल में ये करीब 10,50,000 से ज्यादा होता है। लेकिन मिसाइल एक बन जाता है, उसका एक रिटायरमेंट एज होता है हर एक मिसाइल, चाहे न्यूक्लियर मिसाइल हो, कन्वेंशनल मिसाइल हो। और मिसाइल का जब रिटायरमेंट हो जाता है, मेरा विचार ये है कि हिंदुस्तान में कोई फौजी गाड़ी जब क्लास 5 हो जाता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उसी क्लास 5 गाड़ी को सिविलियन जो है वो लेके मॉडिफाई करके उसको जुगाड़ बोलो कुछ करो, लेकिन वो पूरा जबरदस्त क्लास 1 गाड़ी की तरह चलाती है। ज्यादातर पंजाब और नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में काफी हद तक इस तरह इस्तेमाल होता है। ये कॉलोनियल जो माइंडसेट और इकोसिस्टम जब से चलते आ रहा है उसी के आधार पर मैं तो कह रहा हूं, अगर 100% आप नहीं मानते, कम से कम 50% नहीं मानते हैं, 25% आप ले लीजिए, कम से कम 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 1 लाख के करीब उनके इन्वेंट्री में आज के दिन में मिसाइल्स हैं। मिसाइल अलग अलग किस्म के हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और ज्यादातर रेंज इनका आप देखेंगे 2000-2500, क्योंकि इंटरसेट डिस्टेंस बिटवीन ईरान टू इजराइल ये करीब 1600 से लेके 2400 किलोमीटर का गैप है।
इसी डिस्टेंस को, इनके पास इतना मजबूत एयरफोर्स नहीं है, छोटा मोटा एयरफोर्स करीब 54 या 56 जेट फाइटर्स है, नेवी भी छोटा है, ओपन सोर्स कहेगा आपको 19 सबमरीन्स है, मेरे हिसाब के मुताबिक 29 है, और इनके पास स्पीड बोट्स हैं, उसको जो बोलते हैं ना कोस्टल बैटरी या कोस्टल रेजिमेंट, स्पीड बोट्स हैं, आर्टिलरी है, आईआरजीसी है। उसके बाद अगर आप देखते हैं आर्मी का स्ट्रक्चर से पहले हमें यह समझना निहायत जरूरी है कि ये जो बना हुआ है आईआरजीसी, ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स को, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इनका स्ट्रक्चर जो है एक सेंट्रलाइज वर्टिकल के आधार पर बनी हुई है। सुप्रीम लीडर, जुडिशियरी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ये जितने जितने मुख्य जो पहलू हैं वो सब कुछ अपने मुट्ठी में रखते हैं। वो मुट्ठी में रखना मतलब यह है कि आईआरजीसी जो पैरामिलिट्री फोर्स, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, ये सब देखभाल करते हैं और इनका सीनियर कमांडर के हाथ में पूरा फौज रहता है, जितने सारे पुलिस के फोर्सेस सारे। आपने सीनियर कमांड का जिक्र किया, तो ईरान ने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। उन्होंने सबको कह दिया है कि आप जो जो कमांडर्स हैं, फायर एट विल, खुद ही डिसाइड करें कि आपने कैसे रिटेलिएट करना है। सेंट्रल कमांड उन्होंने उसका उस तरह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल हटा दिया है। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? तो ये आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बताना चाह रहा था, ये समझना जरूरी है। और यहीं पे आपका सवाल का जवाब देने से पहले, आईआरजीसी ओपन सोर्स में आपको मिलेगा 1.25 to 1.9 लाख का तादाद है उनका नफरी, लेकिन एक्चुअली 2.5 लाख से ज्यादा है। और ईरानियन आर्मी जो है ये 5,60,000 करीब करीब आपको मिलेगा ओपन सोर्स में, ये 6 लाख से ज्यादा है। एक्टिव सर्विस में जो रिजर्विस्ट है ये करीब 2,60,000 है। और साथ ही उनका एक बासिज ग्रुप है। बासिज ग्रुप जो है वो कहता है कि 9 लाख के करीब नफरी, ये पैरामिलिट्री एलिमेंट होते हैं, इनकी टैक्टिकल ट्रेनिंग, उनका हथियार चलाना, ड्रिल, सब कुछ आता है उनको, क्लोज कॉम्बैट, एम्बुश, पेट्रोलिंग, ये सब सिखलाई हासिल कर रखे। एक्चुअल फिगर इनकी है 20 से 25 मिलियन, लाख नहीं मिलियन है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। और से ज्यादा, हाँ, और ओपन सोर्स में मिसाइल का आप अगर देखेंगे इन्वेंट्री, चाहे विकिपीडिया जाइए, गूगल कहीं पे भी है, वो 2,500 से 3,000 कहता है। मैंने आपको हिसाब बताया, मेरा लॉजिक और रिसर्च के मुताबिक ये उससे ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है। और इसी तरह ड्रोन मेकिंग कैपेबिलिटी, जो सर्च कैपेबिलिटी है, वो एक दिन में 400 ड्रोन, यानी कि आप शाहिद 136 जो बोलते हैं, कामिकाजे लॉइटर एम्युनिशन के ड्रोन है, 400 एक दिन में बनाते हैं। एक महीने में 10 से 12,000 कम से कम उनका बनता है। और स्टॉक पाइल आज के दिन में है करीब 86,000, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब के मुताबिक उनका स्टॉक पाइल आता है करीब 1,25,000, बट विल गो बाय, क्योंकि ये 5-6 जगह में 86,000 है, सो विल टेक इट दैट। मिसाइल लॉन्चेस 500 से ज्यादा है। अब तक सुनने में मिला है कि जो ओपन सोर्सेस आ रहे हैं, इजराइल और यूएसए के हमला की वजह से इन्होंने 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और करीब करीब ये उनके मुताबिक, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है कि वो कह रहे हैं अभी 50 या 100 बाकी हैं और वो भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हाँ, ये मिसाइल लॉन्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिसाइल होता है उसको, ये प्रिसिशन वेपन होने के नाते उसको एक लॉन्चर के ऊपर माउंट करके फायर किया जाता है, ताकि उसको डायरेक्शन और स्टेबिलिटी मिल सकता है। बिना लॉन्चर जब लगाएंगे वो सैटेलाइट इमेज उसको पिकअप कर लेता है, हवा से उसको पिकअप कर लेते हैं, इसलिए वल्नरेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। इसी चीज की बचाव के लिए ईरान ने चंद एक कदम उठाया। वो क्या क्या कदम है? 12 दिन की जो लड़ाई हुई जून के महीने में पिछले साल, तब से उनका कान खड़ा हो गया था। उनको पता था कि कुछ ना कुछ खतरनाक आ रहा है। ये जो 28 फरवरी को हुआ, इसके बारे में उनको अंदेशा मिल गया था, तो उन्होंने चंद कदम उठाए। सबसे पहला कदम था द स्ट्रेटेजी ऑफ एंड्योरेंस। स्ट्रेटेजी ऑफ एंड्योरेंस क्या होता है? स्ट्रेटेजी ऑफ एंड्योरेंस वो होता है जैसे दो बॉक्सर होते हैं। जो मजबूत बॉक्सर होता है वो क्या, सबसे पहले अपने आप को एक्सपोज करता है, ताकि उसका जो ओपोनेंट है वो बॉक्सिंग मार मार के उसको थका देता है, एग्जॉस्ट करा देता है। ये एक मिलिट्री टीचिंग तो नहीं है, ये एक ऑप्शन हम अडॉप्ट करते रहते हैं। ये थकाने का तरीका, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक तरीका है। नंबर 2,
उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्पर्शन। स्ट्रेटेजी और डिस्पर्शन होता है जितने लीडरशिप हैं एक जगह नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे अलग अलग जगह। ईरान का जो एक देश है 31 प्रोविंसेस, खूब सारे काउंटीज, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब 2333 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक, और वेस्ट टू ईस्ट अगर मापेंगे ये करीब 1800 से लेकर 2200 किलोमीटर का चौड़ाई है। माउंटेनियस एरिया है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जंगल फॉरेस्टेड एरिया। उसके बाद जैसे आप आते हैं बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ, माउंटेन जो है हिल्स, वो छोटे छोटे हिल्स बन जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दीज आर ऑल लो हिल्स, नॉल्स, छोटे छोटे होते हैं, एवेन्यू बनते हैं, प्लेन एरिया, एरिड डेजर्ट बन जाता है, जंगल फॉरेस्टेड एरिया लिमिटेड है। लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से तेहरान तक जो डिस्टेंस है वो 1700 किलोमीटर। ये टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन इसकी है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पॉइंट। और ईरान को और भी देखेंगे कि इसका जो बॉर्डर है, जो कोस्टल एरिया से लेके पर्शियन गल्फ के अक्रॉस में जो उसके नेबरहुड, मान लीजिए यूएई राइट ऑपोजिट यूएई है, उसके बाद यूएई के बाद आपका कतार आ जाता है, सऊदी अरेबिया का एक हिस्सा एक्सपोज होता है, उसके बाद कुवैत आता है, वो किंग दोनों जाके मिलते हैं कुवैत, उसके बाद इराक वाला एरिया आ जाता है। इस तरफ जो जगह बंटे हुए हैं, ये डिस्टेंस इज बिटवीन 750 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अकॉर्डिंगली उनका जो डिस्पर्शन थ्योरी है इसी के आधार पर बंटा हुआ। और नेक्स्ट उनका जो आप जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने ये किया, उसको बोलते हैं मोजाइक डिफेंस। मोजाइक डिफेंस पहले क्या सेंट्रलाइज होता था एक वर्टिकल में, सारे सुप्रीम लीडर की इजाजत के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता था, ऐसा था पूरा सेंट्रलाइज। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को ग्राउंड में टैक्टिकल और ऑपरेशन लेवल पे ट्राई आउट किए हैं। उन्होंने उसको बांट दिया, पूरा ईरान को बांटा है 5 से 7, एग्जैक्ट फिगर मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 7 जोन्स या थिएटर्स। अलग अलग थिएटर का थिएटर कमांडर, और थिएटर कमांडर को यह दायित्व दिया गया है कि यू विल फाइट टिल द एंड, और अपना अपना दिया हुआ जमीन और एरिया को डिफेंड आप करेंगे। आप कोई हुक्म के लिए कोई इंतजार मत करना, आपका रिसोर्सेस ये है और आपका ऑब्जेक्टिव ये है और कमांड चेन जो है ये है। और उन्होंने एक ये भी किया कि जो सक्सेशन चेन है, सक्सेशन चेन को उन्होंने 5 लेयर तक उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ये रखा कोई एक क्लासिफाइड कोटरी के साथ, एक उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पास, और ये सारे डिजिटाइज्ड है, इंसिडेंटली डिजिटाइज, और फायरवॉल लगे हुए हैं, तो उसको कोई पेनिट्रेट करके साइबर अटैक नहीं हो सकता। और ये सारे 5 लेयर का लीडरशिप उन्होंने नियुक्त कर दिया था। अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि ये जो सुप्रीम लीडर नियुक्त हो गए हैं लेकिन खुलासा नहीं कर रहे हैं, सबको मालूम है सक्सेशन चेन में कौन है, लेकिन ये बार बार जो धमकी दे रहे हैं कि इनका भी असैसिनेशन होगा, उसके बाद जो भी नियुक्त करेंगे उसका भी असैसिनेशन होगा। मेरे ख्याल से ईरान ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं और सही कदम उठा रहे हैं। इसको डिस्क्लोज करके अपना वल्नरेबिलिटी को बढ़ाना ठीक नहीं है। चंद एक चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि आपको एयरफोर्स, मिसाइल और ये जो बता दिया कॉस्ट फैक्टर, ईरान के पास जो कॉस्ट फैक्टर, आप उसको अगर थोड़ा गहरे में जाएंगे, एक ड्रोन को बनाने के लिए $20,000 लगता है। मैं कह रहा हूं मास स्केल प्रोडक्शन, एक्चुअली उसका 30-35 हजार होता था एक समय में, लेकिन 2-2.5 साल के अंदर मास प्रोडक्शन जब करते हैं वो $20,000 लगता है। ये ड्रोन को नाकारा करने के लिए एनिमी की तरफ से जब आयरन डोम बोलते हैं, उसको समझना निहायत जरूरी है। एक चीज क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले इसको समझते हैं कॉस्ट फैक्टर। इसी तरह ईरान ने लो कॉस्ट आइटम, स्क्रैप, ये सारे जो इंडिजिनियसली प्रोड्यूस जो मेटल है, इससे उन्होंने मिसाइल्स जो बनाया है, क्रूज मिसाइल, और उसके बाद बनाया उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके बाद बनाया सबसे जो जबरदस्त मिसाइल है उसको बोलते हैं हाइपोसोनिक मिसाइल। हाइपोसोनिक मिसाइल ये अलग अलग किस्म की है, 3-4 किस्म की है, लेकिन सबसे बड़ा जो जहां पे अपना हाथ नहीं दिखाया वो बोलते हैं हाथफ 2। हाथफ 2 एक हाइपोसोनिक मिसाइल है। हाइपोसोनिक ये ऐसा है जो स्पीड ऑफ साउंड से तेजी से जाता है। इसका स्पीड है 15 मैक, 15 मैक। इसका मतलब ये होता है 18,600 कुछ किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जाता है। इसको रोकने के लिए या ट्रैक करने के लिए या उसको डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्शन, ये तीनों चीजें करने के लिए मतलब आपके पास ऐसा काबिलियत होना चाहिए, समथिंग विच मूव्स फास्टर देन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। ऐसा चीज आज के दिन में ना अमेरिका ना इजराइल के पास है।
इसलिए वो आसानी से बीट कर सकता आयरन डोम को। तो समय को मद्देनजर रखे मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहना यह चाह रहा हूं कि ईरान के पास एक उदाहरण दिया, इसी के मिलता जुलता और भी 4-5 है, अलग अलग नाम से है, वो उन्होंने बना के रखा है, जब जरूरत पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूं, ये जो अब्राहम लिंकन जो 600 से 800 किलोमीटर दूरी, मतलब कोस्टल एरिया 600 से 800 किलोमीटर दूरी पे, इट वाज नॉट डॉक्ड। एयरक्राफ्ट कैरियर जनरली इज ऑन द मूव। उसका जो कंप्लीट फ्रिगेट होते हैं, ये फ्रिगेट्स उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और फ्रिगेट जो है उसके पास डिस्ट्रॉयर होता है, फ्रिगेट्स होते हैं, अलग अलग सबमरीन्स होते हैं जो स्टेल्थ पानी के नीचे उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये जो ऑल राउंड प्रोटेक्शन जो उसका होता है, उनके पास होता है आयरन डोम, जिसमें पेट्रियोट मिसाइल एंड बराबर मिसाइल्स लगे हुए हैं। पेट्रियोट मिसाइल का मैं यहीं पे आपको एडवांस में बता देता हूं, इसका जो डिटेक्शन और इंटरसेप्शन की जो रेट है, ये परसेंटेज कम हो के 10% पे आ गया है। ये इतना इफेक्टिव नहीं है। 2019 को अगर आप ध्यान ले लेते हैं, हुतीस मारा था उन्होंने आरामको रिफाइनरी के ऊपर, अबक्या जगह का नाम, अबक्का सऊदी अरेबिया में। तो उस समय पेट्रियट मिसाइल की डेंसिटी काफी तादाद में होने के बावजूद फिर भी ये पेनिट्रेट करके मेन रिफाइनरी को अटैक किया था। उन्होंने डिसेबल कर दिया था उस समय। ये 2019 की बात है, सिंगल अटैक। अभी तक हमला चारों तरफ से हो रहा है, कहां पे किधर गोला आके गिरेगा किसी को पता नहीं है। ऐसा हालत में ये पेट्रियट मिसाइल जो है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि पेट्रियट मिसाइल का जो रडार होता है, 3 चीजें होते हैं। एक होता है मिसाइल, एक होता है मिसाइल लॉन्चर, एक होता है वो रडार। ये तीनों चीजों को कंबाइन करके जो कंट्रोल कंसोल होता है, कमांड कंट्रोल सर्वेलेंस इंटेलिजेंस, ये जो होता है ना कोऑर्डिनेशन, ये एक नुमाइंदा एक ह्यूमन बीइंग होता है, प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेते हुए इनको ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो चीज है, इसके साथ आप मिसाइल भी होता है और इंटरसेप्टर होते हैं। एक मिसाइल का कॉस्ट होता है $4 मिलियन। एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए आप 20,000 का कॉस्ट एक ड्रोन है, एक मिसाइल का कॉस्ट 4 मिलियन है। लेकिन एक मिसाइल से एक दुश्मन का आता हुआ ड्रोन को आप नाकारा नहीं कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपको कम से कम 2 से 3 फायर करना पड़ता है। जब 2 से 3 फायर करते हैं तो आपका $12 मिलियन आपको लग जाता है। 12 मिलियन मीन्स 120 लाख। 1 मिलियन इज 10 लाख, इज इट? तो 120 लाख कॉस्ट है एक मिसाइल का। इंटरसेप्टर की कॉस्ट है 1.5 मिलियन टू 3 मिलियन। कोई जगह आपको 7 मिलियन मिलेगा, मेरे को थोड़ा एग्जैजरेट लग रहा है। मेरे हिसाब के मुताबिक 1.5 टू 3 मिलियन सही है। और ये जो कॉस्ट होता है उसका प्रोडक्शन, एक इंटरसेप्टर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1.5 साल से 3 साल लगता है। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो एक समय में 5,000 से 9,000 हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल से आप मान के चलिए 2022 से, ज्यादा नहीं पीछे नहीं जाते हैं तो 2022 से लीजिए, हाँ ना करते करते यूक्रेन को जिस तरह मदद उन्होंने किया है, ये टाइम टू टाइम अलग अलग किस्म के प्रोटेक्शन दिए हैं। और हालांकि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स उथल पुथल होते आए हैं पिछले 3 साल से, फिर भी उनका खर्चा वहां पे। इनिशियल जो लड़ाई हुआ है 7 अक्टूबर 2023 से लेके हमास के खिलाफ, और धीरे धीरे लड़ाई फैलती गई, हिजबुल्लाह के बाद हुती, उसके बाद ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें काफी उनका आयरन डोम की काफी एक्सपेंडिचर हुआ है। इंटरसेप्ट होता है आयरन डोम के ऊपर जब आ जाता है, इसको समझना निहायत जरूरी है। व्हाट इज आयरन डोम? आयरन डोम इट इज एन आर्किटेक्चर ऑफ एयर डिफेंस इक्विपमेंट। उसमें वही एक रडार होता है, मिसाइल एंड मिसाइल लॉन्चर होता है, और एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कंसोल होता है। उनका एक दिया हुआ रेंज और ऑनकमिंग मिसाइल का कैपेबिलिटी और पोटेंशियल देख के उसको एयर डिफेंस का मिसाइल्स या उसको नाकारा करने के लिए इंटरसेप्टर नियुक्त किया जाता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से किया जाता है। आयरन डोम आज के दिन में जो रेंज है, ये 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर का जो हथियार है, जो अपना गोला को फेंक सकते हैं, ऐसा हथियारों को जो मिसाइल या प्रोजेक्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें आर्टिलरी, मोटर एमुनेशन, उसके बाद आपका जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स होते हैं, और शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी कुछ कुछ है, वो भी होते हैं। इनको नाकारा करते हैं 24/7 ऑल वेदर ऑपरेशनल। इट इज बीन फाउंड टू बी, इफ नॉट 100%,
99%, 99.7% सक्सेस रेट दिया है ये शुरू का। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये है, उसके बाद उन्होंने जोड़ा है क्या बोलते हैं डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग एक आयरन डोम का एक हिस्सा है जिसका रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है, ठीक है ना, ये हो गया डेविड स्लिंग। इसके बाद आता है आपका एरो 2 एंड 3। एरो 2 एंड 3 मोर देन 100 किलोमीटर, यानी कि ये स्पेस की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर होता है ये पैराबोला एक ट्रैजेक्टरी बनाता है, हवा स्पेस की तरह ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एंट्री एंड री एंटर करता है। तो ये जो उसको जब टारगेट के क्लोज जब आ जाता है उस समय उसको न्यूट्रलाइज करने की ये साधन इनके पास रहता है। अच्छा, ये बताएं, ये सारी तफसील आपने बताई है बड़ी डिटेल से। एक चीज मैं जी, एक बात आप करिए, उसके बाद देखा कि थोड़ा इसका ना एक्सपेंस फैक्टर ज्यादा हो रहा है। एक्सपेंस फैक्टर मतलब एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए आप इतने महंगे चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, इसका एक मिसाइल यहाँ पे जो फायर हो रहा है, आप मान के चलिए ताइवान की लड़ाई के लिए, इफ एट ऑल यूएसए कम्स टू सपोर्ट ताइवान, उनके पास ना उनका टॉमहॉक बचेगा ना कोई इंटरसेप्टर बचेंगे, क्योंकि हर एक लड़ाई के मैदान में एक फ्रंटलाइन एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक रिजर्व रखा जाता है, उस रिजर्व का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहता है, वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का एक मदर डिपो में और उच्च स्तर का नेशनल रिजर्व रखते हैं, हर चीज का, चाहे पेट्रोल की बात करिए, डीजल की बात करिए, एमुनिशन की बात करिए, गन्स का ये करिए, एट्रिशन रेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो कॉस्ट फैक्टर है ये 200 टाइम्स, एक ड्रोन का कॉस्ट है $20,000 और एक मिसाइल का कॉस्ट है $4 मिलियन। सिर्फ एक मिसाइल का उदाहरण लेते हैं तो आप देखिए 1:200, 200 टाइम्स तो एक्सपेंसेस। लेकिन अगर उसको 3 मिसाइल का प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें, 200 into 3, 600 टाइम्स इज द एक्सपेंस। यू कैन इमेजिन यूएसए विल बी सिंकिंग, समझ में आ गया। और इजराइल के पास कल या परसों मेरे को कोई पूछ रहा था, इनके पास वो इंटरसेप्टर बनते कि इनका एक है रफाल, एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक है, लेकिन इजराइल का साइज क्या है, 400 किलोमीटर बाय 140 किलोमीटर। जहां पे कुछ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएगा वो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड इट कैन बी न्यूट्रलाइज। मेरा लॉजिक के मुताबिक, मेरे पास कोई सैटेलाइट पिक्चर में देख रहा था, मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए आई हैव कम टू अ कंक्लूजन दे आर डिपेंडेंट ऑन द इंडस्ट्री एक्स अमेरिका। अमेरिका से कोई अगर कार्गो आता है इस किस्म की, कम से कम 7 दिन लगेंगे। अटलांटिक का जो लेंथ विड्थ है ये करीब करीब 4,000 से 5,500 किलोमीटर को उसको सेल करना पड़ेगा। 7 दिन से कम में आने से 7 to 10 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 14 डेज, प्लस प्रोडक्शन टाइम आपको बताया, कॉस्ट बताया, ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हैं आप अंदाज आराम से आप यू कैन कम टू अ कंक्लूजन इनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है काफी डिप्लीट हो चुका है। इसलिए पेंटागन 5-7 दिन पहले एक डिमांड प्रोजेक्ट किया है। एनुअल डिमांड जितना होता है रूटीन डिमांड, उससे उन्होंने 4 से 5 गुना ज्यादा डिमांड किया है। इंडस्ट्री को बुला के बात भी की है डोनाल्ड ट्रंप कि वी हैव टू डबल डाउन एंड मेक श्योर दैट इट इज प्रोड्यूस मतलब एक इंटरसेप्टर प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1.5 साल की समय चाहिए, और यू कैन मल्टीप्लाई द जेस्टेशन। इवन इफ यू गो फॉर मास प्रोडक्शन इट विल रिक्वायर दैट मच टाइम। लेकिन लड़ाई का हालत क्या होने जा रहा है वो 1.5 साल के अंदर, ये आपको समझना निहाती आवश्यक है। उसके लिए इजराइल ने एक बना रखा है, उसको बोलते हैं आयरन बीम। वो आयरन बीम क्या होता है, एक लेजर बीम के आधार पर उन्होंने 100 किलोवाट का एक बना रखा है जो 10 किलोमीटर तक फायर करता है। एक शॉट, एक लेजर बीम का शॉट कॉस्ट ओनली $2। अब कहाँ $2 और कहाँ $4 मिलियन क्या डिफरेंस है। इसी को वो और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो इनफॉर्मल सोर्सेस है वो कह रहे हैं कि $100, 100 किलोवाट की जगह उसको 300 किलोवाट मतलब पूरा राख करना चाहते हैं। तो उसका एक्यूरेसी का भी पॉइंट है, उसका और भी है बैटलफील्ड जो वल्नरेबिलिटी उसका भी पॉइंट है। एक जगह आप डिप्लॉय करते हैं उसको रीलोकेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स इजी टारगेट। ये सारी चीजें हैं, लेकिन नया नया इनोवेशन शुरू हो गया है। अभी आ जाइए आपका सवाल, तब जाके आखिरी में मैं 2-4 पॉइंट आपको बताऊंगा किस तरफ जा रहा है ये लड़ाई, क्या होने जा रहा है। आपका सवाल कुछ, कौन जीतेगा कौन हारेगा? अच्छा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखिए ये सवाल का जवाब, ये बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट सवाल है, लेकिन आप अपने बिल्कुल साधारण तरीके से उसको आपने बताया। इसका जवाब देने के लिए मैं सबका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। 1979 में हेनरी किसिंजर एक भाषण दे रहे थे। वो हेनरी किसिंजर, मैं 1979 पर्पजली कह रहा हूँ, उसके बाद कंक्लूजन में कुछ कहने जा रहा हूँ मैं।
ये उस समय वियतनाम लड़ाई जो है आप मान के चलिए ये 59 से कुछ ना कुछ तो में फ्रांस, पहले फ्रेंच था, उधर से लड़ाई शुरू हो गई थी, तो उन्होंने हैंड ओवर किया इसको, यूएस को। तो ये जो 10 साल की लड़ाई जो है, ये 10 साल की लड़ाई जब उन्होंने देखा, बॉडी बैग्स वर कमिंग बैक फ्रॉम वियतनाम, और किसी का क्लैरिटी नहीं था, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर था। हर मिलिट्री सीनियर कमांडर्स एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जब वापस आ रहे थे वहां पे भी बातचीत चल रही थी। एक क्राइसिस इन कमांड, एक यूएस का ऑथर ने लिखा है वो किताब में, बड़ा अच्छा एक नैरेटिव है। किसी को कोई चीज क्लैरिटी नहीं था, क्यों जाके वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अमेरिकन आज के दिन में सवाल पूछ रहा है, व्हाई आर यू फाइटिंग अदर्स वॉर when your country needs? You have had adequate experience of body bags. 2700, more than 2700 body bags have come back from Afghanistan. You have spent 8 trillion, 8.6 trillion dollars for 20 years of global war on terror, out of which Afghanistan के लिए आपने 2.6 ट्रिलियन ने खर्चा किया है। आपको मिला क्या? आखिरी में आप वही तालिबान के साथ एग्रीमेंट करके सरेंडर करके आ रहे हो। आप वो भी हड़बड़ी, एक सुपर पावर इस तरफ आता है, मिडनाइट यू वैकेटिंग दैट बागराम एयरफील्ड, इस तरफ करने के लिए आप फिर दोबारा जा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आइदर डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं, या जो समझाने वाले हैं वो खुद समझे नहीं है किस किस्म की आग के अंदर घुस रहे हो। तो यहीं पे आपका जवाब मैं आपको बताता हूं। हेनरी किसिंजर कहा था, कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डज नॉट विन। अमेरिका का फोर्स क्या है? इट इज अ कन्वेंशनल आर्मी। अ कन्वेंशनल आर्मी लूजेस if it doesn't win. The guerrilla wins even if it loses. तो ये बहुत बढ़िया चीज 2 लाइन में उन्होंने संक्षेप में बहुत जबरदस्त चीज कह दिया था। आपका सवाल के जवाब में यही कहना चाह रहा हूं कि ईरान को मालूम है इसका जो काबिलियत है अमेरिका और इजराइल को कंबाइन करके ये कभी बराबर नहीं हो पाएगा। लेकिन कहां पे वो एडेड एडवांटेज ले रहा है? एसिमेट्री का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए ड्रोन इज $20,000, ठीक है ना। और वो उसके लिए उसको बाहर से कुछ नहीं, देश के अंदर से ही सब कुछ पैदा कर रहा है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड। ठीक हो गया। यही पे आपका जो सवाल है कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका तो मैं यहीं पे कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्ट्रेटेजी क्या है मुझे नहीं पता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अभी तक समझ में नहीं आया है। तो वो लिबियन टेम्पलेट अपने दिमाग में शायद लेके चल रहे हैं। लिबिया में 2011 को जो गद्दाफी को मारे थे, कर्नल गद्दाफी जो एग्जीक्यूट किए थे, उसमें क्या हुआ था, एक पीपल्स अपराइजिंग था, और जो फौज था लिबिया की आर्मी, पूरे नहीं तो आधे से ज्यादा 3/4 ऑफ द फौज आर्मी आर्म फोर्सेस ये अपराइजिंग के सपोर्ट में थे, यानी कि सरकार के खिलाफ थे। 2 हो गया। यही 2 चीजों पहलुओं को लेकर आप तुलना करते हैं तो आप देखेंगे ईरान में, लिबिया छोटा सा देश है, ईरान के बराबर नहीं है, आधे से भी बहुत छोटा हो मेरे ख्याल से, पॉपुलेशन बहुत कम है। ईरान में पॉपुलेशन आज के दिन में 90 मिलियन से ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 साइज आपको मैं बता रखा हूं। नंबर 3 इंडिजिनस डेवलपमेंट किए हैं इतने सारे रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन के बावजूद, और मिलिट्री की तादाद देखिए कितना है, कंप्लीट मिलिट्री उनके साथ है। सबसे बड़ी बात होता है एक देश को हराने के लिए आपको बाहर की फोर्स की जरूरत नहीं है, इंटरनल इम्प्लोजन की जरूरत है। अभी क्या हुआ है, जिस तरफ ये हमला किया गया 28 फरवरी सुबह 8:15 बजे तेहरान टाइम, इस किस्म की हमला जब लड़ाई शुरू, डिक्लेयर्ड लड़ाई, कन्वेंशनल लड़ाई एक डिक्लेयर किया जाए, जैसे पुतिन बोल के इन्वेट किया था कि भाई मैं जा रहा हूं, आप तो मेरा बात अभी तक सुने नहीं, मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है नहीं, मेरा चाहे 7 दिन हो 10 दिन हो मैं करूंगा। तो ये जो डिक्लेयर्ड लड़ाई जब होता है ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक सुप्रीम लीडर, हेड ऑफ ए स्टेट। मैं ईरान के साइड में नहीं हूं, ना मैं टेररिज्म के साइड में हूं, लेकिन इस किस्म की जो नाबुनियादी चीज, जो मिलिट्री एक साइंस में एक फंडामेंटल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स के खिलाफ ये हमला किया गया है। एक हेड ऑफ स्टेट को प्लस सीनियर लीडर्स को जो मारा गया है जिस तरह, वो समझ में इट इज नॉट फॉलिंग इनटू द लॉजिकल मैट्रिक्स। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथ साथ एक आपका नेगोशिएशन प्रोसेस चालू था, एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस चालू था। वो थर्ड सबोटाज किया ना उन्होंने, धोखा किया है ना अमेरिका ने। पार्टी
ये चीज को हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि क्या 21st सेंचुरी में आप इसको वेलकम करेंगे? पूरा विश्व को इकट्ठा होना है, एक फोर्स कलेक्टिव, एक माइंड बनाना है। 21st सेंचुरी में तो लगता है सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रिवर्स गियर लग गया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए जनरल साहब, बड़ी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो पूरा प्रोग्राम देखेंगे। अगर आपने ये पूरा प्रोग्राम देखा है तो प्लीज कमेंट में 1 2 3 लिखें। अगर आप कमेंट में 1 2 3 लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा प्रोग्राम एंड तक देखा है। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे और मेजर जनरल सुधाकर जी को इजाजत दीजिए।